नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं नवीन गहलोत आज आपको भारतीय संविधान की उन बारीकियों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, संविधान, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखो, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था जो भारत का संविधान था, ये किसी एक देश की देन नहीं था। जब हम संविधान बनाने बैठ ही गए तो हमारे दिमाग में ये आया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान होना चाहिए। तो विश्व का अच्छा संविधान होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस देश के संविधान में क्या अच्छा है। और अगर ये हमें पता होगा कि किस देश के संविधान में क्या अच्छा है, तो मैं समझता हूं कि हम उन चीज़ों को आसानी से अपने संविधान में ले पाएंगे। तो देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में किस देश से कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई है और एक बहुत बेहतरीन संविधान संविधान के निर्माताओं ने हमारे सामने रखा है, जिस पर आज भी 2022 में हम एज इट इज़ अमल कर रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखना, बिना समय गंवाए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि जब भारत का संविधान बन रहा था या भारत का संविधान जब बना, तब विश्व के 60 देश थे। कितने देश? 60 देश। इन 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा। हमने इन देशों में जाकर देखा कि यहाँ के संविधान में कौन कौन सी चीज़ों का उल्लेख है, और उन सभी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने भारत के संविधान में अवतरित किया है, वहाँ से अपनाया है। एज इट इज़ तो नहीं है, उसमें कई प्रकार के संशोधन किए हैं, और संशोधन करने के पश्चात जो हमारे लिए बहुत उपयोगी थे, हमने उनका समावेश किया है। तो ये ऐसा कोई टॉपिक वैसे संविधान में नहीं है, लेकिन यहाँ से छोटे छोटे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ समावेश करने की। तो आइए चलते हैं किस देश से क्या चीज़ लिए। तो देखो, हमारे पास सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। हम बात करते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। हमने देखा था कि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान, 7 अनुच्छेद हैं। हमारे भारत के संविधान में तो फिर भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ के संविधान में केवल मात्र 7 अनुच्छेद हैं। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, देखिए। हमने लिए हैं मौलिक अधिकार। बहुत अच्छा पार्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। किसमें? भाग 3 में। आगे आने वाली कक्षाओं में इनको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहना, लास्ट तक, अंत तक आप बने रहना। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश की देन है, तो हमारा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आर्टिकल 13 में भी उल्लेखित होती है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब है, माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि किसी निर्णय पर पहुंचता है तो अपने द्वारा दिए गए निर्णय को वह पुनः अवलोकित कर सकता है और उसको बदल सकता है। और जैसा कि देखा था हमने, संविधान की प्रस्तावना में बेरुबारी वाद था, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, और उसी को बदलते हुए हमने देखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। तो जब न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदल दे, उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यह भी लिया हमने यूएसए से। बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान सर्वोच्च होगा, हमारा संविधान सर्वोच्च होगा, जो 389 सदस्यों ने मिलकर बनाया है, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों। प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया हो। ऐसे बृहत संविधान के लिए हमने क्या कहा? संविधान की सर्वोच्चता।
सबसे ऊपर संविधान रखा जाएगा, उसके बाद अन्य चीजें बाद में रहेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा न्यायिक सिस्टम जो होता है, ये किसी न किसी तरीके से विधायिका के अधीन न हो जाए। मतलब यदि विधायिका कोई फैसला करती है, तो वही विधायिका, आपको अच्छी तरह पता है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भी भागीदार रखती है। तो जब जो व्यक्ति न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा है, जिसको चुन रहा है, अब अगर वही न्यायाधीश यदि कोई फैसला देता है, तो ऐसा न हो कि वह विधायिका के पक्ष में जाए। इसीलिए हमने क्या किया, न्यायपालिका को विधायिका से, कार्यपालिका से हमने अलग कर दिया है। इसीलिए हमने क्या कहा, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि वह निष्पक्ष निर्णय दे सके। बात करते हैं न्यायिक निर्वाचित राष्ट्रपति। बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष होगा। यह बात आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 बोलता है। हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के जो सर्वोच्च अध्यक्ष है उसका बराबर होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां पर वंशानुगत वाली बात आ गई थी। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारा राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसीलिए तो हमने कहा हमारे यहाँ गणतंत्र है। हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां का राष्ट्राध्यक्ष देश की जनता द्वारा चुना जाए, अर्थात वह पद वंशानुगत न हो, उसे हमने क्या कहा था, गणतंत्र कहा था। बात करते हैं राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। देखो, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो सर्वोच्च है, ऐसा नहीं हो कि तानाशाह हो जाए। और अगर तानाशाह हो गया तो तख्ता पलट सकता है, सरकार को बदल सकता है। तो हम भारत के संविधान में हमने एक चीज यूएसए से बहुत अच्छी अपनाई है, और यह थी महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 56 और 61 महाभियोग की प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। 61 पूरी प्रक्रिया के बारे में बताता है। 56 यह बताता है कि इसको हटाया जा सकता है। मतलब हम हमारे देश के सर्वोच्च अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है, उसको भी इस प्रक्रिया के तहत पदच्युत कर सकते हैं, हटा सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ऊपर भी आ चुकी है। शायद न्यायिक पुनरावलोकन बिल्कुल आ चुकी है। मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है। निर्वाचित उपराष्ट्रपति, हमारा उपराष्ट्रपति कैसा होगा, निर्वाचित होगा। यह भी कहां लिखा हुआ है, हमारे संविधान में उल्लेखित है। और यह सब हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यह भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। न्यायाधीशों को हटाने की विधि, कि किस प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, यह संपूर्ण टॉपिक हम उच्चतम न्यायालय में देख लेंगे कि किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो हमारे पास ये सभी उपबंध कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आता है, इनमें से कुछ भी दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि निम्न उपबंध कहां से लिया गया है, और मैंने क्या कहा था, विश्व के 60 देशों के संविधान का हमने अवलोकन किया है। उसके पश्चात हमने भारत के संविधान में उन सभी तथ्यों को अपनाया है, जैसा उसमें कुछ परिवर्तन करके अपनाया है। हमारी काल चिरकाल परिस्थितियों को देखकर हमने उसको अपनाया है। तो यहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो मैं समझता हूं आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बात करते हैं उस देश की जिसने हमारे ऊपर राज किया, और राज करने वाला देश कहीं ना कहीं छोटी मोटी छाप हम पर छोड़ के जाएगा। छोटी मोटी ने बहुत बड़ी छाप छोड़ के गया है। आज भी हम अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, लेकिन
हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं उस देश से, हमने क्या लिया है, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहा है। यहां से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। क्या होता है दोस्तों संसद? मैं यहां लिख देता हूं संसद। देखो संसद हमारे पास राष्ट्रपति प्लस 2 सदनों से मिलकर बनती है। संसद में हमारे पास पहले तो 2 सदन होंगे, एक होगा राज्यसभा और एक होगा लोकसभा, और इसमें राष्ट्रपति भी हमारा शामिल है। और ये पूरी की पूरी प्रणाली हमने कहां से लिए है? ये पूरी प्रणाली हमने कहां से उठाई है? ब्रिटेन से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, आरपीएससी ने पूछा है संसद है, आरपीएससी ने क्वेश्चन किया है संसद है, तो आपका आंसर होगा राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति बराबर संसद। तो ये संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अच्छी तरह आप याद रखना। अब हम बात करते हैं और क्या उपबंध लिया है। इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता मतलब है भारत के व्यक्ति के पास एक नागरिकता होगी। आर्टिकल 5 से 11 में उल्लेखित है। पहले जम्मू कश्मीर, हमारे भारत में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान था जो कि अमेरिका का है। तो हमारे पास इकहरी नागरिकता होगी, यह प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन से। जो जम्मू कश्मीर का नागरिक पहले हुआ करता था उसके पास दोहरी नागरिकता होती थी, एक इंडिविजुअल जम्मू कश्मीर की होती थी और एक भारत की होती थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ही परिवर्तित कर दिया, जम्मू कश्मीर को भी पार्ट बना लिया है भारत का। और भारत का पार्ट बनने के बाद वहां भी अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? इकहरी नागरिकता। तो अब आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह सकते हो कि संपूर्ण भारत में केवल इकहरी नागरिकता है, केवल एकल नागरिकता है, एक ही देश की नागरिकता हम ग्रहण करते हैं। इसकी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से 11 में। विधि का शासन, देखो भारत में कानून का शासन होगा, मतलब हर निर्णय कानून के परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा। हर व्यवहार जो होगा, व्यक्तिगत व्यवहार होगा, उसमें कहीं ना कहीं कानून मान्य रहेगा। ऐसा नहीं कि स्वच्छंद होकर आप अपना शासन चलाएं। आपके अंदर एक गरिमा होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। निर्णय लेते वक्त आपको याद होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, किसी व्यक्ति के कर्तव्य क्या हैं, तब जाके आप अपना शासन संचालित करें। तो कहीं ना कहीं कानून का समावेश हमारे भारत के संविधान में, हमारे भारत के शासन में है। बात करते हैं सांसदों के विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनाया जाएगा। देखो कानून निर्माण का कार्य संसद करती है। संसद कानून बनाती है, उसको पारित करती है, और पारित होने के पश्चात यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी अंतिम व्याख्या करता है सर्वोच्च न्यायालय। और दंड का प्रावधान भी तो कहां है? सर्वोच्च न्यायालय में ही है। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखना। सांसदों के विशेषाधिकार, देखो सांसदों के कई विशेषाधिकार होते हैं। वो अपने क्षेत्र में विशेष निर्माणकारी कार्य कर सकते हैं। एक फिक्स बजट होता है, जो बजट उनको सांसद निधि से प्रोवाइड होता है, और उस बजट को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर सकते हैं। और भी संसद उनको कई प्रकार के विशेषाधिकार देती है। ये सभी प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। अब चलते हैं बहुत इत्तू से राष्ट्र की तरफ। छोटा सा राष्ट्र आयरलैंड, बहुत प्यारा सा। आयरलैंड में तो आपको पता है ही कि यहाँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के लिए। देखना संविधान में क्या योगदान है। यहां से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है। भाग 4 आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी देता है। मतलब ये राज्य के लिए है। किसके लिए? राज्य के लिए है, जो कि व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं है।
ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने व्यक्तियों का, अपने नागरिकों का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, उनके हित में कार्य करें। तो बहुत बार ऐसी चीजें आती है जो देखना पड़ता है कि यार ये जिम्मेदारी किसकी है, ये व्यक्ति की है या राज्य की है। तो नीति निर्माण में कौन कौन से तत्व शामिल होंगे, ये सभी जानकारियां हमने नीति निर्देशक तत्व के तहत आयरलैंड से ग्रहण की है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। संविधान का जो भाग 5 है राष्ट्रपति के बारे में बताता है। संविधान का भाग 5 जो संघ सरकार के बारे में जानकारी देगा, जो केंद्र के बारे में जानकारी देगा, वहां राष्ट्रपति भी एक टॉपिक होगा। हम आगे आने वाली क्लासों में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनेंगे, कौन से नहीं चुनेंगे, उन सब की चर्चा करेंगे हम आगे आने वाले टॉपिक में। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ये व्यवस्था कहां से ली गई है। तो ये व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, राज्यसभा में साहित्य, ये क्वेश्चन कई बार आया है भाई, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा से कितने सदस्य चुनेगा? 12 सदस्यों का नॉमिनेशन इसमें आता है कि ये सदस्य नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में इन सदस्यों को चुनता है। तो ये सदस्य कहां से चुने जाएंगे? ये 4 क्षेत्रों से चुने जाएंगे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये क्वेश्चन आ चुका है, आरपीएससी इस क्वेश्चंस को कर चुकी है कि किन किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो ये बिल्कुल आगे भी डिटेल्स पढ़ेंगे हम। और अभी यहां पर हम कुछ देख लेते हैं कि हमने ये फील्ड कहां से उठाए हैं। तो ये आयरलैंड से लिए हैं। कई बार एग्जाम में नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखना, भूलना मत। ये सभी चीजें हमने कहां से लिए है? हमने लिए है आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अन्य देशों की। तो इसी श्रृंखला में हमारा अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमें क्या बताता है? समवर्ती सूची, वो प्रस्तावना में निहित भावनाएं, हमने प्रस्तावना में देखिए, देखो प्रस्तावना में जो भावनाएं थी, जो प्रस्तावना की भाषा थी, ये किस देश की देन थी? ऑस्ट्रेलिया की। हमने वहां भी इसका डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं बिल्कुल। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें और आप उसको लिखते रहें। हालांकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं और आपको लगता है कि मुझे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो आप इन वीडियो को बिल्कुल इत्मीनान से देखें, एक एक चीज़ लिखें। और मैंने कहा कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं आप उन पर कॉल करें। और आपसे निवेदन है कि बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पे, अभी तो आपका बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप बिल्कुल इनको तो देखें। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी भेजने का प्रयास करें, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, या फिर एमपी टेट की तैयारी, व्यापम की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रकार की जेएनवी की तैयारी कर रहा हो, केवी की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रकार की अगर तैयारी विद्यार्थी कर रहा हो, तो आप इन वीडियो को जरूर देखें। आप बहुत अच्छे तरीके से लाभान्वित होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं बैक टू बैक एक के बाद एक वीडियो आपके सामने डालता रहूंगा। समवर्ती सूची ली है हमने यहां से। समवर्ती सूची जो विषय थे, किस विषय पर कौन कार्य करेगा, किस विषय पर कौन कार्य करेगा, इसका उल्लेख जो अनुसूची 7 में भी दे रखा है। भाई राज्य सरकार किन विषयों पर कार्य करेगी, केंद्र सरकार किन विषयों पर कार्य करेगी। और कई विषय ऐसे होते हैं जहां दोनों सरकारें काम करती है, तो वो विषय कौन कौन से होंगे
वो सभी समवर्ती सूची में दिए गए हैं, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे आने वाली अनुसूचियों में हम इनको पढ़ेंगे। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से हमने लिए आपातकाल के परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन मतलब जब अब आपातकाल चल रहा हो, जब आपातकाल चल रहा हो तब राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं? क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है क्या? सॉरी, क्या उनको कम किया जा सकता है क्या? क्या उनका हनन हो सकता है क्या? ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। कौन कौन सी शक्तियां होगी ये हम बिल्कुल पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जो टॉपिक आपका चलेगा उसमें बहुत डिटेल से हम इसका डिस्कस करेंगे, और शर्त तो वही है ना कि आप अंत तक देखना हर क्लास को। कनाडा, कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली है। भारत संघ आर्टिकल 1 की बात कर रहा हूं मैं, अनुच्छेद 1 की बात कर रहा हूं, भाग 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। आर्टिकल 1 जो बोल रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये संघात्मक व्यवस्था हमने, ये फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया है। और कुछ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास सुरक्षित होगी। ये मामला भी हमने कहां से उठाया है? केंद्र से उठाया है, हमने कनाडा से उठाया। सॉरी, माफ करना, हमने कहां से उठाया? कनाडा से उठाया। बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की। हम बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि संविधान में संशोधन किस तरीके से होगा। देखो, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, हर व्यक्ति भगवान नहीं होता है, हर व्यक्ति अल्लाह नहीं होता है जो कोई गलती नहीं करता है। अरे इंसान है, गलती करेगा, लेकिन गलती करने के बाद यदि कोई उसको संशोधित कर लेता है, पहले तो गलती को स्वीकार करे और स्वीकार करने के पश्चात उसको संशोधित करे, तो संविधान में भी तो गलतियां हो सकती है ना। और गलती नहीं भी हो सकती है तो हो सकता है समय के साथ परिवर्तित हो जाए, स्थान विशेष के साथ परिवर्तित हो जाए। जैसे जो टाडा माडा वाले क्षेत्र हैं वहां पिछड़ापन मिलता है हमें, तो जो व्यवस्था एक मतलब विकसित प्रदेश के साथ जो व्यवस्थाएं लागू करोगे, क्या वही व्यवस्थाएं आप टाडा माडा वाले क्षेत्र के साथ लागू करोगे क्या? नहीं, गलत होगा। तो हमारे नियम यहां कुछ अलग बनेंगे, हमारे नियम यहां कुछ अलग बनेंगे। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 मैंने आपको बताया था, कौन सा? आर्टिकल 368। और हमने प्रस्तावना में भी इसका डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आर्टिकल 368 कार्य करता है। हम बात करते हैं रूस की। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। मौलिक कर्तव्य कि एक व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए और क्या वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकार की मांग करने से पहले आपको कर्तव्यशील होना चाहिए। बिना कर्तव्य पालन किए अधिकारों की मांग करने वाला राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस चीज का ध्यान रखना। हमें पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, फिर हम मांग करें हमारे अधिकारों की। उसके बिना हमें मांग नहीं करनी चाहिए। तो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होंगे? प्रावधान है रूस से। जापान हमें विधि स्थापित प्रक्रिया देता है कि विधि किस प्रकार से कार्य करती है, विधि का कार्य क्या होगा। ये सभी जानकारी हमें कहां से मिलती है? जापान से मिलती है। हम बात करते हैं कुछ और चीज की, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखना, एक चीज और थी, फ्रांस। फ्रांस से हमने जो लिया है वो वरिष्ठता का नियम लिया है। हमने गणतंत्र अपनाया है फ्रांस से। कुछ चीजें हैं, हम बात करते हैं विशेष तथ्यों की ओर। फ्रांस का मैंने आपको बोल दिया है, फ्रांस जो एक देश है, हमने यहां से गणतंत्र लिया है भाई, याद रखना आप, गणतंत्र। वयोवृद्ध व्यक्ति को हम तवज्जो देंगे, ये भी हमने फ्रांस से सीखा है।
और गणतंत्र आप पहले भी देख चुके हो। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली शायद आ चुका होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बात करते हैं विशेष तथ्यों की कि कौन कौन से वैसे विशेष तथ्य हैं। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत होने का कारण बहुत से लोगों ने इसे उधार ली गई वस्तुओं का थैला, द बैग ऑफ बोरोविंग गुड्स कहा है। देखो, लोग कमेंट्स करते हैं, जो कमेंट आपके आते हैं ये नहीं कि वो आपके पक्ष में आए। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कोई विद्यार्थी उसको समझ न आए, तो कमेंट में कुछ भी लिख सकता है, गलत भी लिख सकता है। ये उसके अपने विचार हैं, ये मेरे अपने विचार नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता कि वो क्या सोचे ये भी मैं ही सोचूं, नहीं। तो ध्यान देना, हर लोगों के विचारधारा अलग अलग होती है, उनके देखने का नजरिया अलग होता है। तो लोगों ने जब देखा कि 60 देशों के संविधान से यार ये हमने हमारा संविधान अपनाया है, वहां से लिया है, तो क्या कह दिया, उधार ली गई वस्तुओं का थैला, द बैग ऑफ बोरोविंग गुड्स बोल दिया। बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा देखना क्या विशेष तथ्य है। भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिक्स, से बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। देखो, ये तो मैंने आपसे कहा है, विश्व का सबसे बड़ा 395 अनुच्छेद है भाई। किसी भी देश के संविधान में नहीं है जो भारत के संविधान में है, इस चीज का ध्यान रखना आप। लिखित संविधान मैंने आपको समझाया था सबसे पहले। लिखित का मतलब ऐसा संविधान जो देश की संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो, अर्थात ये धारणाओं पर और मान्यताओं पर नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। उसे आपने क्या कहा, लिखित संविधान कहा है। वकीलों का स्वर्ग कहा है, वकीलों का स्वर्ग, एडवोकेट। कई बार क्या होता है, जब कोर्ट किसी फैसले को लेकर उलझ जाता है या वकील साहब को ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, तो वो सीधा संविधान की शरण ले लेते हैं। क्या बोलते हैं कि मेरे क्लाइंट जो मेरा क्लाइंट है जिसका मैं केस लड़ रहा हूं, इसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और आपको तो पता है मौलिक अधिकारों की अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो उस केस को उठा के वहां तक ले जाने की शक्ति रखता है। तो क्या कह दिया, वकीलों का स्वर्ग, हेवन ऑफ एडवोकेट्स बोल दिया इसको। बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 200 धाराएं हैं, और 200 धाराएं 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। मैंने आपसे क्या कहा, भारत के संविधान का लगभग 70% भाग हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपना लिया है। 30% भाग पर हमें मेहनत करनी पड़ी है। ये पहले से ही शासन अधिनियम में हमारे पास पूरी चीजें थी और एक खाका था जिस पर कार्य किया जा सके। जैसे संघ राज्यों में शक्तियों का विभाजन 35 में था, बिल्कुल। संविधान का आकार कैसा होगा, बिल्कुल संविधान उल्लेखित था 35 में। भाषा, अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा, ये सभी प्रावधान 1935 के अधिनियम में थे। अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर होंगे, इनकी बात करेंगे हम अधिकारों के अंतर्गत। अल्पसंख्यक वर्ग जब आएंगे 29 और 30 जब पढ़ेंगे तब अल्पसंख्यक वर्ग की बात करूंगा कि वो कौन से आधार होते हैं। जब एक वर्ग अल्पसंख्यक होता है तो आप बिल्कुल मेरे साथ संविधान की कक्षाओं में बने रहना। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। मैंने आपसे कहा है, प्रस्तावना में भी कहा है कि संविधान अगर शक्ति ले रहा है तो भारत की जनता से ले रहा है। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स, फॉर द पीपल्स एंड बाय द पीपल्स की बात करता है। इसमें साम्यवादी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। कितनी अच्छी बात की, जो साम्यवादी दल हैं उनका प्रतिनिधित्व आपको नहीं मिलेगा। ये हमने बात की है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की।
हमने कहा था भारत के संविधान का लगभग 70% भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है और हमने लगभग 60 देशों का संविधान का आकलन किया है और उनका समावेश किया है इस भारत के संविधान में। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं आपको कुछ विशेष जानकारियां दे देता हूं। अभी हाल ही में हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, आपको बताता हूं मैं। ये जो कोर्स है आपका, ये निष्कर्ष एजुकेशन का जो ऐप है, आपको दिख रहा होगा शायद, रुको, शायद अब दिख रहा होगा। चले, ये जो कोर्स है आपका वो निष्कर्ष जो एजुकेशन है उसकी साइट पर है। आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लें। किस नाम से है? निष्कर्ष एजुकेशन के नाम से आपको मिलेगा, एजुकेशन के नाम से। आप इसको डाउनलोड कर लें, इस ऐप को। वहां पर छोटे छोटे कोर्स हैं। देखो, ये नाम दे रखा है सेकंड ग्रेड भारतीय संविधान का। देखो मैंने क्या किया है, पूरे आरपीएससी के जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो रेगुलर क्लासेस में नहीं जा सकते हैं, या कई ऐसे विद्यार्थी जो दूर दराज गाँव में रह रहे हैं, उनके पास शहर में आने का पैसा नहीं है, लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, कई प्रकार के ऐसे अगर कोई भी परेशानी है, तो मैंने पूरे कोर्स को बिल्कुल छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है। और भागों में डिवाइड करने के पश्चात एक नॉमिनल, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में आपके सामने कोर्स लाया हूं। और मैं समझता हूं कि आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं। और ये सेकंड ग्रेड के लिए है, अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हम लॉन्च करेंगे, बहुत जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा। सीनियर ग्रेड क्रिएटेड बाय, ये 249 रुपये मात्र, 249 में संपूर्ण संविधान जितने भी टॉपिक हैं। आप जैसे कोर्स को परचेज करेंगे, परचेज करने से पहले आप ये देखें कि कोर्स में क्या क्या शामिल होगा, ये आप देखें, उसके बाद इसको खरीदें। और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे मिलें। इसमें पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपके डेली बेसिस पे टेस्ट होंगे। आज दिन तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो उनका सबका समावेश किया जाएगा। ऐसे ही इतिहास का पोर्शन होगा आपके अंदर, ऐसे ज्योग्राफी का पोर्शन होगा, बिल्कुल नॉमिनल, मतलब कुल मिला के पूरे सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात कर लूं तो 1000-1500 रुपए में संपूर्ण सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और मैं समझता हूं इतना आप कर सकते हैं अपने विद्या के लिए, अपने स्टडी के लिए, अपनी नौकरी के लिए। तो बिल्कुल एक गुरुकुल परंपरा से आपका एक कोर्स लॉन्च किया गया है। ये केवल एक, यूं मान लीजिएगा कि एक छोटी सी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा की बात कर सकते हैं। 249 में आपको ये कोर्स अवेलेबल है और आप इसको खरीद सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। उसी प्रकार से इतिहास का भी है, 250 की रेंज में है। और इसमें भी कौन कौन सा टॉपिक होगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन सी क्लासेस रहेगी। उसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लास डाली हुई है, लाइव कोर्सेस है पूरे। आप बिल्कुल मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कोर्स के दौरान। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं, ध्यान देना। ये बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की, जो कि शायद 120 पेज की करीब है। ओनली 50 रुपये के शुल्क में आपको उपलब्ध होगी, इसको आप खरीद सकते हैं बिल्कुल। स्कूल लेक्चरर के लिए भी कोर्स है, बाकी और भी कोर्सेस है, हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे इसको। और लॉन्च हो चुके हैं वैसे, ऐप पे हैं, आप वहाँ पे पूरा विजिट करेंगे तो आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी। जिस कोर्स की जब मैं बात कर रहा था, ये सेकंड ग्रेड के लिए, इसका ड्यूरेशन 1 साल के लिए आप बिल्कुल वैलिड रहेंगे, आप उस पर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके प्रीव्यू पूरे अवेलेबल हैं, आप जाकर प्ले स्टोर से आप इनको देख सकते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी हमने कोर्स यहाँ बनाए हैं आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे। और अगर नहीं भी खरीदते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय संविधान की कक्षाएं आपकी चल रही है, लेकिन कुछ कक्षाएं पैड रहेगी। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि देखो, यहाँ सेकंड ग्रेड रहे, हम पूरा भारतीय संविधान की सीरीज लेकर आए हैं, हम पूरे भारतीय संविधान की सीरीज लेकर आए हैं, हर कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जुड़े रहिए। और यूं ही आपके पिछले वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है, तो वो मेरे लिए बड़ा विस्मरणीय रहेगा। आप लोगों से मेरा परम निवेदन है कि आपके जितने भी भाई बहन हैं, आप उनको
इन वीडियो को प्रसारित करें ताकि वो अधिक से अधिक इस पर लाभ प्राप्त कर सके। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए इन वीडियो को।